टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एमसीक्यू टेस्ट 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केचुए में हृदय होते हैं 6 जोड़े, 4 जोड़े, 2 जोड़े, 1 जोड़े। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि केचुए में हृदय कितने जोड़े होते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचकर बताइए। आंसर सही होगा बी, केचुए में 4 जोड़े हृदय होते हैं। 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। बता दें कि ये 7वें, 9वें और 12वें तथा 13वें खंड में होते हैं। 7वें में, 9वें में, 12वें में और 13वें खंड में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, जिसमें से 7वें तथा 9वें खंडों के हृदय पार्श्वीय हृदय कहलाते हैं या लेटरल हार्ट कहलाते हैं, और जो 12वें तथा 13वें खंडों के हृदय होते हैं ये पार्श्वग्रसनीय हृदय कहलाते हैं या लेट्रोआसोफेगियल हार्ट कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? सीलोम, नेफ्रीडिया, उभयलिंगी, पूर्ण आहार नाल। टीजीटी 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचकर बताइए। इसका आंसर होगा बी, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण नेफ्रीडिया होता है। आप लोगों को बताते चलें कि सभी एनिलिडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन या एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। यानी इस संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें उत्सर्जन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। केचुए में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया व यूरिया। पीजीटी 2010 में आया और 2013 में आया। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया था केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या? तो आंसर सही होगा डी, अमोनिया और यूरिया केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। बता दें कि केचुए नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन म्यूकस और मूत्र के रूप में करते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? म्यूकस और यूरिन के रूप में करते हैं या मूत्र के रूप में करते हैं। इनके मूत्र में मुख्य रूप से अमोनिया होती है और यूरिया होती है। यानी अमोनिया और यूरिया ये दोनों मूत्र में पाए जाते हैं। सामान्यतः यह यूरिया उत्सर्जित करता है, लेकिन जब आर्द्रता अधिक होती है, मॉइस्चर अधिक होता है, तो अमोनिया भी उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के वृषण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं? केचुए के जो वृषण कोष होते हैं वे किन खंडों में पाए जाते हैं? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा डी, 10वें और 11वें खंडों में केचुए के वृषण कोष पाए जाते हैं। आपको बता दें कि केचुआ द्विलिंगी जंतु होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। इसमें 10वें और 11वें खंड में वृषण कोष पाए जाते हैं या टेस्टिस सैक पाए जाते हैं, और प्रत्येक वृषण कोष में 1 जोड़ी वृषण होते हैं। हर एक वृषण में 1 जोड़ी वृषण होते हैं, हर एक वृषण कोष में। 13वें खंड में 1 जोड़ी अंडाशय भी पाया जाता है। क्योंकि ये द्विलिंगी जंतु है, अंडाशय भी होगा, वृषण भी होंगे। यानी जैसे मनुष्य में शुक्राणु होते हैं और स्त्री में अंडाणु होते हैं, अब इसमें क्या है, द्विलिंगी है, तो सारा कुछ एक ही जंतु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? किस खंड में? देखिए, वो पीजीटी 2013 में पूछा गया था, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया। उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो 10वें और 11वें खंड में वृषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति क्या होती है बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें सी, समूह में होती है। यानी पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति समूह में होती है। आपको बताते चलें कि एनिलिडा संघ को सीटी की स्थिति और व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है। सीटी एक प्रकार के चलन अंग होते हैं या लोकोमोटरी आर्गन होते हैं। सीटी क्या है?
चलन अंग हैं या लोकोमोटरी आर्गन हो। तो पॉलीकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी होती हैं तथा समूह और खंडों में स्थित होती हैं। क्योंकि प्रश्न में सीटी प्रकृति पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर प्रकृति क्या होगी, सी होगा, यानी समूह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है। पैरापोडिया द्वारा गमन पाया जाता है किसमें? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचकर बताइए। इसका आंसर होगा बी। कुछ एनिलिडा जंतुओं में पैरापोडिया के द्वारा गमन पाया जाता है। आपको बता दें कि गमन, श्वसन आदि कार्यों में पैरापोडिया प्रयुक्त होते हैं। गमन में, श्वसन में आदि कार्यों के लिए पैरापोडिया प्रयुक्त होते हैं और पैरापोडिया में सीटी संख्या में अधिक पाए जाते हैं। जो पैरापोडिया होते हैं इनमें सीटी अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापोडिया संबंधित है। पैरापोडिया किससे संबंधित है? तो आंसर सही होगा सी, गमन एवं श्वसन से पैरापोडिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक में चूसक पाए जाते हैं। जोंक में चूसक कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया और फिर 3 साल बाद 2013 में आया, 2 बार आया। जोंक में चूसक पाए जाते हैं कहाँ पर? आंसर से होगा डी, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर चूसक पाए जाते हैं। आपने जोंक को देखा होगा, उसके आगे सिरे पर भी चूसक होता है और पिछले सिरे पर भी चूसक होता है। अग्र सिरे वाले चूसक को अग्र चूसक या एंटीरियर सकर कहा जाता है और जो पश्च सिरे पर चूसक होता है उसे पोस्टीरियर सकर कहा जाता है या पश्च चूसक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक के क्राप में कितने कोष्ठ होते हैं? जोंक का जो क्राप होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में आया और इसके बाद 2013 में आया, 2 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, जोंक के क्राप में 10 कोष्ठ होते हैं। बता दें कि जोंक में जो क्रॉप होते हैं इसके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। क्रॉप क्या है? ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा भाग है, जो कि इसके 9वें खंड से 18वें खंड तक फैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विलिंगी जंतु है। जोंक, एस्केरिस, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, द्विलिंगी जंतु का नाम बताना है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में आया और फिर टीजीटी 2013 में पूछा गया। आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो और बताइए कि द्विलिंगी जंतु कौन सा होगा। आंसर सही होगा पहला, जोंक द्विलिंगी जंतु है और केचुआ भी द्विलिंगी जंतु है, जोंक भी द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी जंतु ऐसे जंतु जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, नर वाला भी और मादा वाला भी एक ही शरीर में पाया जाए, उन्हें द्विलिंगी जंतु कहा जाता है। और द्विलिंगी को ही अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल कहते हैं अथवा द्विलिंगी को ही उभयलिंगी भी कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्विलिंगी जंतु है? जोंक, एस्केरिस, मच्छर, तिलचट्टा। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था। बताना है कौन द्विलिंगी जंतु है। तो आंसर होगा इसमें पहला, जोंक द्विलिंगी जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट्रोइडल ऊतक पाया जाता है। बोट्रोइडल ऊतक किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, जोंक में बोट्रोइडल ऊतक पाया जाता है। आपको बता दें, जोंक को हिरुडिनेरिया के नाम से भी जाना जाता है और इसमें देह भित्ति की पेशीय स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, जिसे बोट्रोइडल ऊतक कहा जाता है। और ये ऊतक इनके सीलोम के लगभग संपूर्ण भाग में फैला होता है। तो बोट्रोइडल ऊतक क्या होगा? जो हिरुडिनेरिया होती है, जो जोंक होती है, इसकी जो देह भित्ति है, बॉडी वॉल है, इसकी पेशीय स्तर के नीचे, देह भित्ति के पेशीय स्तर के नीचे आहार नाल के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है। उसी ऊतक को बोट्रोइडल ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक या हिरुडिनेरिया के प्रगुहा का अधिकांश भाग भरा रहता है। किससे भरा रहता है? आंसर से होगा सी, बोट्रोइडल ऊतक से भरा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरडनेरिया में पश्च चूसक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? पश्च जो चूसक होता है उसका निर्माण कितने खंडों के द्वारा होता है? आंसर सही होगा सी, 7 खंडों के द्वारा पोस्टीरियर सकर या पश्च चूसक का निर्माण होता है। और जो अग्र चूसक होता है ये 3 खंडों के द्वारा बनता है। अग्र चूसक 3 खंडों के द्वारा, पश्च चूसक 7 खंडों के द्वारा। और कहां से कहां तक अगर पूछा जाए तो 27वें से लेकर के 33वें खंडों में, 27वें से 33वें खंडों में कुल 7 खंडों द्वारा पश्च चूसक बनता है। अग्र चूसक पूछ लिया जाता अगर तो 3 खंडों के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सिलेंट्रेट है? सिलेंट्रेट कौन है? आंसर सही होगा बी, सी पेन सिलेंट्रेट होता है। सी पेन यानी समुद्री पेन सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है और इसका वैज्ञानिक नाम पिनेटुला है, पिनेटुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, किसको उसमें उड़ेल कर प्राप्त करता है? आंसर सही होगा बी, हिरुडिन। हिरुडिन को उड़ेल कर लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है। और हिरुडिन एक रुधिर स्कंदन रोधी पदार्थ होता है। हिरुडिन क्या है? रुधिर स्कंदन रोधी पदार्थ होता है जो कि जोंक द्वारा स्रावित होता है या लीच के द्वारा स्रावित होता है, बहता है। अतः रुधिर का थक्का नहीं जमता है और यह लगातार रुधिर प्राप्त करता रहता है, क्योंकि ये पदार्थ स्रावित कर देता है और जिसकी वजह से रुधिर जमता नहीं है और ये खून को प्राप्त करता रहता है। हिपैरिन भी एक स्कंद रोधी होता है जो मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और रुधिर वाहिनियों के अंदर थक्का जमने से रोकता है। हिपैरिन क्या है? मनुष्य में पाया जाता है जो रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। हिरुडिन क्या है? हिरुडिनेरिया में पाया जाता है, ये भी रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। इनमें कौन एक रक्त चूसक है? रक्त चूसक का नाम बताना है तो हिरुडिनेरिया या जियोंक या लीच, कुछ भी आप कह दें, कई सारे नाम है इसके, तो ये रक्त चूसक है, यानी रक्त को चूसता है। बाह्य परजीवी होता है ना, बाह्य परजीवी होकर यानी बाहर से चिपक जाता है और रक्त को चूसता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच में गमन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा गमन होगा? तो आंसर सही होगा सी, हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन के द्वारा लीच में गमन होता है। आपको बताते चलें कि लीच एनिलिडा संघ के हिरुडिनेरिया वर्ग में आता है और इस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग कौन कौन से होते हैं? सीटी, पैरापोडिया, पाद इत्यादि ये सब नहीं पाए जाते हैं। इनमें पेशियों तथा कंकाल की सहायता से गमन होता है, यानी कि न तो सीटी होंगे उसमें, न तो पैरापोडिया होंगे, न पाद होंगे, ये सब नहीं होते हैं गमन के लिए इस वर्ग में। किसमें? हिरुडिनेरिया वर्ग में। और इनके लिए कैसे चलते हैं ये? फिर पेशियों तथा कंकाल की सहायता से ये गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, रसायन के प्रति केचुआ सकारात्मक प्रक्रिया दर्शाता है, क्योंकि ये इसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं, संवेदांग पाए जाते हैं, रसायन संवेदांग होते हैं, ये कह लीजिए कि कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और फिर फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो प्रकाश के प्रति नकारात्मक व्यवहार को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटोसिस्ट अंग हैं। स्टेटोसिस्ट अंग है, बताना है कौन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन सही होगा सी, संतुलन का अंग स्टेटोसिस्ट होता है। बता दें कि स्टेटोसिस्ट संतुलन से संबंधित संवेदांग होते हैं, संतुलन से संबंधित संवेदांग हैं जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। किसके प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आंसर सही होगा डी, केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कशेरुकी के रुधिर में पाया जाता है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, और यह इनके लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है, यानी आरबीसी में पाया जाता है। जबकि कुछ अन्य जो अकशेरुकी जंतु होते हैं, जो कशेरुकी नहीं होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कौन सा? केचुआ है। तो केचुए में हीमोग्लोबिन इनके रुधिर प्लाज्मा में ही घुला रहता है, इसी कारण इनका रुधिर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा सी, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केचुए में रक्त रंजक होता है? रक्त रंजक, देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है, तो हीमोग्लोबिन ही रक्त रंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है? तो हीमोग्लोबिन केचुए के रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरिस से हेट्रोनेरिस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? नेरिस से हेट्रोनेरिस में जब रूपांतरण होता है तो इस दौरान क्या परिवर्तन होता है? आंसर सही होगा बी, शरीर के पश्च भाग में बड़ी पेरिपोडिया में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है? क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य बताना है। उत्सर्जन, मैथुन, कोकून निर्माण, गमन। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी। केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य कोकून का निर्माण करना होता है। आपको बताते चले कि केचुए में 14वें से 16वें खंडों में क्लाइटेलम नामक संरचना पाई जाती है। 14 से 16 में क्लाइटेलम पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं द्वारा म्यूकस तथा एल्ब्यूमिन युक्त तरल स्रावित होता है, जिसके आगे चलकर एक कठोर संरचना बनती है और उसी कठोर संरचना को कोकून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है? प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर सही होगा सी, ए तथा बी दोनों, यानी मिट्टी खोदना और संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं। मिट्टी भी खोदते हैं, संवेदी अंग का कार्य भी करते हैं, जो केचुए में प्रोस्टोमियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? केचुए की जो आहार नाल होती है उसमें कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, गिजार्ड ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। आपको बता दें कि केचुए में 8वें तथा 9वें खंड में गिजार्ड नामक संरचना पाई जाती है और केचुए के आहार नाल में उपस्थित यह संरचना ग्राइंडिंग मशीन कहलाती है। इसमें मोटी मांसपेशियां क्यूटिकल युक्त संरचनाएं होती हैं, जिनकी सहायता से यह भोजन के कणों को पीसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है? टिफ्लोसोल का कार्य क्या है? आंसर से होगा पहला, पाचन तथा अवशोषण का कार्य करता है टिफ्लोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिपेटस किस वर्ग में आता है? पेरिपेटस का वर्ग बताना है। 4 ऑप्शन सामने दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए कि पेरिपेटस किस वर्ग में आता है। आंसर होगा इसका बी, ऑनिकोफोरा। ऑनिकोफोरा के अंतर्गत पेरिपेटस आता है। आपको बता दें कि पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग ऑनिकोफोरा में रखा गया है। ऑनिकोफोरा, और इसमें संघ एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। दोनों के लक्षण इसमें विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसे एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है कहलाते हैं? ऐसा कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा पहला, होलोमेटाबोलस। होलोमेटाबोलस कहलाते हैं। और इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है हेमीमेटाबोलस, इसमें अपूर्ण कायांतरण होता है। अपूर्ण कायांतरण अगर प्रश्न में कहा जाता तो हेमीमेटाबोलस, और कायांतरण अगर अनुपस्थित कहा जाता तो तीसरा ऑप्शन सी वाला सही होता, यानी एमेटाबोलस। एमेटाबोलस में क्या होता है? कायांतरण अनुपस्थित होता है। और एक होता है पारोमेटाबोलस। पारोमेटाबोलस में क्रमिक कायांतरण होता है, क्रमिक कायांतरण। तो कुल मिलाकर के इसमें मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है? ऐसा कौन सा कीट है जिसके जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जल्दी से सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें सी, खटमल। यानी खटमल कीट जो होता है इसके जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है। और आपको बता दें कि इनमें अपूर्ण कायांतरण होता है, अपूर्ण कायांतरण खटमल में पाया जाता है, और इनमें लार्वा तथा प्यूपा अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। न तो लार्वा अवस्था पाई जाती है
न ही प्यूपावस्था पाई जाती है। जबकि जो अन्य ऑप्शन है, चाहे वो मच्छर है, चाहे सिल्क मात है, चाहे तितली है, इन ऑप्शनों में पूर्ण कायांतरण होता है और इनमें अंडा, लार्वा, प्यूपा, इमेगो आदि अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी इनमें जो अन्य ऑप्शन हैं इनमें पूर्ण कायांतरण होता है और इनमें अंडा, लार्वा, प्यूपा, इमेगो ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। जबकि जो खटमल है इसमें अपूर्ण कायांतरण होता है और इसमें प्यूपावस्था नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है किसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, तितली में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है। टिड्डों और एफिड्स का कायांतरण किस प्रकार का होता है? ऑप्शन सही होगा बी, पारोमेटाबोलस प्रकार का होता है। आपको बता दें कि टिड्डा तथा एफिड्स में पारोमेटाबोलस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है और इसके जीवन चक्र में अंडा, निम्फ तथा इमेगो अवस्थाएं होती हैं। निम्फ का मतलब होता है जिसमें पंख ना हो, उनको निम्फ कहा जाता है और निम्फ संरचना में वयस्क से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? रेशम कीट में जो रेशम ग्रंथियां होती हैं वे किस चीज का रूपांतरण होती हैं? आंसर सही होगा सी, लार ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। आप लोगों को बताते चले कि रेशम सिल्क माथ या रेशम कीट के जीवन चक्र के कोकून अवस्था से प्राप्त होता है या प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। हालांकि सिल्क का निर्माण कैटरपिलर लार्वा के लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से होता है और रेशम कीट की लार ग्रंथियां सिल्क ग्रंथियों में रूपांतरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क मात की सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं। आंसर सही होगा सी, लार ग्रंथि, लार ग्रंथियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा पहला, सिल्क ग्रंथियां लार ग्रंथियों में रूपांतरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होगा? ऑप्शन सही होगा बी, एक डाइसोन हार्मोन सहायक होता है। आपको बता दें कि यह हार्मोन निम्फ में निर्मोचन का नियंत्रण करता है, माउंटिंग करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन टैडपोल के कायांतरण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायांतरण में सम्मिलित है? कीटों के कायांतरण में कौन सम्मिलित है बताना है। ऑप्शन सही होगा सी, किशोर हार्मोन तथा एक डाइसोन दोनों। बता दें कि कीटों में किशोर हार्मोन का स्रावण कार्पोरा एलाटा नामक ग्रंथि से होता है। कीटों में किशोर हार्मोन जो होता है इसका स्रावण कार्पोरा एलाटा नामक ग्रंथ से होता है और यह हार्मोन निम्फ को वयस्क कीट में बदलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है। काकरोच में कायांतरण नियंत्रित होता है। ऑप्शन सही होगा सी, कार्पोरा एलाटा द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है? ऐसा कौन सा रेशम है जो सबसे अच्छा है? ऑप्शन सही होगा सी, मलबेरी रेशम सबसे अच्छा रेशम माना जाता है। मलबेरी रेशम ही सबसे अच्छा रेशम है जो कि बॉम्बेक्स मोरी नामक कीट से प्राप्त होता है, बॉम्बेक्स मोरी से, और इसी रेशम का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। एरी रेशम सबसे मजबूत होता है परंतु यह अधिक चिकना नहीं होता है और इसको अच्छा कम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन सही होगा डी, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है। बता दें कि काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों या इंसेक्ट में पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। यह देहभित्ति की बाह्य त्वचा द्वारा स्रावित होता है और उनके शरीर के सबसे ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड्स को थल पर जीवित रहने में किसने अधिकतम सहायता की? यानी थल पर जीवित रहते हैं तो किसने अधिकतम रूप से सहायता की? ऑप्शन सही होगा पहला, काइटिनी उपचर्म। काइटिनी उपचर्म ने अधिकतम सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं किससे? ऑप्शन सही होगा बी, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण काइटिनी क्यूटिकल से ढके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं। आंसर सही होगा सी, कीट वर्ग में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन है? ऑप्शन सही होगा बी, जिनोप्सिला। जिनोप्सिला है। आपको बता दें कि जिनोप्सिला च्योपिस एक बाह्य परजीवी है तथा मनुष्यों का रुधिर चूसता है। और आपको बता दें कि यह कीट बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु को चूहों से मनुष्यों में प्रसारित करता है या फैलाता है, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है? ऑप्शन सही होगा पहला, जिनोप्सिला च्योपिस। जिनोप्सिला च्योपिस एक बाह्य परजीवी है, इसी के काटने से कौन सा रोग? ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा मछली के उत्सर्जी अंग हैं। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? ऑप्शन सही होगा पहला, ग्रीन ग्रंथि। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्रंथि होते हैं और झींगा मछली क्रिस्टेशिया वर्ग की है। इसी तरह से आपको बताते हैं कि बिच्छू जो होता है, बिच्छू में कॉक्सल ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है और जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में मेलपीगियन नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। यानी आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्रंथि होती है, बिच्छू में कॉक्सल ग्रंथि होती है, कॉकरोच में मेलपीगियन नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया घुमाकर, तो इसका आंसर होगा बी, ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां उत्सर्जी हैं किसमें? हरित ग्रंथियां किससे उत्सर्जी होती हैं? आंसर से होगा पहला, प्राण में। प्राण यानी झींगा, झींगा को प्राण कहा जाता है और झींगा के उत्सर्जी तंत्र में ये संरचनाएं कौन कौन सी संरचनाएं? एक जोड़ी एंटेनरी हरित ग्रंथियां, एंटेनरी को हरित ग्रंथियां कहा जाता है, ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला रक्त परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? आंसर सही होगा सी, तिलचट्टे में खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। बता दें कि खुला रक्त परिसंचरण मुख्यतः अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन जो केचुआ होता है ये एनिलिडा में या बंद प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट जो अपने अंडे जल में देता है, इनमें से कौन सा ऐसा कीट है जो अपने अंडे जल में देता है? आंसर सही होगा सी, ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी अपने अंडे जल में देती है, जबकि घरेलू मक्खी अपने अंडे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है किसके द्वारा? आंसर सही होगा सी, कार्पोरा एलेटा के द्वारा कायांतरण होता है, कायांतरण का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है? श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है? आंसर से होगा बी, क्यूलेक्स के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है और यह काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। इसके शीर्ष पर स्पाइरकेल्स होते हैं। जल की सतह पर तैरते समय इसकी सहायता में वायुमंडल में श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे का अंडा है। तिलचट्टे का अंडा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी, सेंट्रोलेथिसल अंडा होता है। तिलचट्टे का अंडा सेंट्रोलेथिसल होता है। आपको बताते चलें कि तिलचट्टे के अंडे में पीत की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह मैक्रोलेथिसल होता है। इसमें पीत मध्य स्थल में केंद्रित होता है और इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, अतः यह सेंट्रोलेथिसल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी मक्खी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए और बताइए इसमें से चट्टानी मक्खी कौन सी होगी? तो ऑप्शन सही होगा इसका सी, एपिस डॉर्सेटा।
एपिस डॉर्सेटा चट्टानी मक्खी होती है और चट्टानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस डॉर्सेटा। और ये प्रायः चट्टानों तथा विशाल वृक्ष के तनों के नीचे कॉलोनियां बनाते हैं। चट्टानों के नीचे और जो बड़े बड़े से वृक्ष होते हैं उसके तनों के नीचे कॉलोनियां बनाते हैं, जहां पर आमतौर पर मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं होता है, वहां पर ये कॉलोनी बनाते हैं और रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस इंडिका की रानी, श्रमिक और ड्रोन को वयस्क बनने में समय लगता है क्रमशः। यानी रानी मक्खी, श्रमिक और ड्रोन ये कितने कितने दिनों पर वयस्क बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो जो रानी मक्खी होती है ये 16 दिनों में वयस्क बन जाती है और जो श्रमिक मक्खी होती है ये 21 दिनों में वयस्क बनती है और जो ड्रोन मक्खी होती है ये 24 दिनों में वयस्क बन जाती है। इस तरह से ऑप्शन सही होगा पहला, 16 दिन, 21 दिन और 24 दिन। मधुमक्खी निवह में पुंधुप उत्पन्न होते हैं। पुंधुप यानी नर, नर को ड्रोन भी कहते हैं। तो मधुमक्खी निवह में नर या ड्रोन उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा? बी वाला सही होगा। अनिषेचित अंडों से नर उत्पन्न होते हैं या ड्रोन उत्पन्न होते हैं। आपको बता दें कि मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो रानी जिसे क्वीन कहा जाता है, दूसरा श्रमिक जिसे वर्कर्स बोला जाता है और तीसरा नर जिसे ड्रोन बोला जाता है। इनमें ड्रोन का निर्माण रानी द्वारा दिए गए अनिषेचित अंडों से होता है, जबकि अन्य दोनों निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। यानी रानी और जो श्रमिक होता है वो निषेचित अंडे से विकसित होता है, जबकि जो नर है, जो ड्रोन है, ये अनिषेचित अंडे से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा सी, मधुमक्खी समाज में श्रमिक बंध मादा होते हैं। बंध मादा। मधुमक्खी की कॉलोनी में मैंने आपको बताया कि 3 पाए जाते हैं सदस्य, ड्रोन, रानी और श्रमिक। जो ड्रोन होता है, जो नर होता है, ये जनन योग्य नर होता है, जनन करने के लिए होता है। और जो रानी होती है ये जनन योग्य मादा होती है और जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये बंध मादाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी बधियाकरण पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें परजीवी बधियाकरण पाया जाता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, सैकुलिना में। सैकुलिना में परजीवी बधियाकरण पाया जाता है। आपको बता दें कि यह अपने पोषद पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि उसके जनन अंग या तो होते ही नहीं या फिर अल्प विकसित हो जाते हैं या कह लीजिए कि पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और इस क्रिया को ही परजीवी बधियाकरण कहा जाता है। यानी जिस पर रहता है उसका क्या करता है कि बिल्कुल उसके जो जनन अंग होते हैं वो नष्ट ही हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या अल्प विकसित हो जाते हैं। इसी को परजीवी बधियाकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पीत ज्वर का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, पीत ज्वर का स्थानांतरण मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है। आपको बता दें कि अधिकांशतः मादा मच्छर रोगवाहक होते हैं, चाहे वो मादा एनाफ्लीज हो, चाहे मादा एडीज हो, चाहे मादा क्यूलेक्स मच्छर हो। जो अधिकांशतः मादाएं होती हैं ये रोग की वाहक होती हैं और ये काटने पर रोग के कारक को रुधिर में स्थानांतरित कर देती हैं, रुधिर में बहा देती हैं। जैसे मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया का होता है, मादा एनाफ्लीज में आपको बताया था मलेरिया का होता है, ऐसे ही मादा एडीज डेंगू, पीत ज्वर तथा चिकनगुनिया का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण क्रिस्टेशिया का डिंभक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, नोप्लियस। नोप्लियस साधारण क्रिस्टेशिया का डिंभक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर रेशम कीट है। टसर रेशम कीट कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 2 बार क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया, 2003 में और 2009 में, यानी 6 साल बाद फिर से घुमाकर पूछा गया। टसर रेशम कीट है, कौन सा होगा? ऑप्शन सही होगा पहला, एंथेरिया माइलिटा। एंथेरिया माइलिटा
टसर रेशम कीट होता है। आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल इसी तरह से अटैकस एटलस फगारा रेशम कीट होता है। अटैकस एटलस फगारा रेशम कीट होता है। और एंथेरिया आसामेसिस होता जो मूगा रेशम होता है, मूगा रेशम। बॉम्बेक्स मोरी जो होता है मलबेरी रेशम होता है, बॉम्बेक्स मोरी मलबेरी रेशम। और अटैकस रिसिनी एरी रेशम होता है, अटैकस रिसिनी एरी रेशम। तो कोई भी पूछा जाए, यहाँ पर टसर रेशम पूछा गया था। टसर रेशम क्या मैंने बताया, एंथेरिया माइलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फगारा रेशम बनता है कोकून से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसके कोकून से फगारा रेशम बनता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो अटैकस अटलस है, ऑप्शन सी वाला है, ये फगारा रेशम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियां तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं किस वर्ग में। मकड़ियां और बिच्छू संघ आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। इसका मतलब ऑप्शन से होगा पहला, आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। और आपको बता दें कि इसमें श्वसन बुकलंग्स या ट्रैकी द्वारा होता है। बुकलंग्स के द्वारा श्वसन होता है या ट्रैकी के द्वारा होता है। कभी पूछ लिया जाए कि इनमें श्वसन कैसे होता है, तो बताएंगे बुकलंग्स के द्वारा होता है या ट्रैकी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद होता है। मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, उसका नाम क्या है। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मकड़ियों द्वारा उत्सर्जी उत्पाद मुख्य रूप से ग्वानीन होता है, ग्वानीन। इसका मतलब ऑप्शन से होगा पहला वाला। और ये जो पदार्थ होता है उत्सर्जी उत्पाद, ये जल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। रक्त गुहा को देखना है तो आप किस जानवर को चुनेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, सेंटीपीड। सेंटीपीड में रक्त गुहा आप आसानी से देख पाएंगे। आपको बता दें कि हीमोसील गुहा अथवा इसी को रक्त गुहा कहा जाता है, ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है। जो रक्त गुहा होती है या हीमोसील गुहा होती है, किसमें पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जंतुओं में। सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है और इसमें वास्तविक देह गुहा यानी बॉडी कैविटी अत्यधिक छोटी होती है और देह गुहा में रुधिर भरा रहता है, उसे ही हीमोसील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलपीघियन नलिकाएं हैं। मैलपीघियन नलिकाएं क्या कार्य करती हैं या क्या होती हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें डी, कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं मैलपीघियन नलिकाएं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैलपीघियन नलिकाएं कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं और ये कीटों के विशेष लक्षण हैं। ये महीन अशाखित नलिकाएं होती हैं और इनका एक सिरा रुधिर में तैरता रहता है, जो कि रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करता है, क्रिस्टल बना लेता है। और कुछ पदार्थ इसके दूसरे सिरे से बाहर आहार नाल में खुला होता है, निकलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है, किसमें। यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से किसमें संचित होता है। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, वसा पिंडकों में। वसा पिंडकों में संचित होता है। आपको बताते चलें कि कीटों में वसाकाय या वसा पिंडकों में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूरेट कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करती हैं और उन्हें यूरिक अम्ल के रूप में अस्थायी रूप से संचित कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बेक्स मोरी किस वर्ग के अंतर्गत आता है। बॉम्बेक्स मोरी का वर्ग बताना है, तो इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं सही है, यानी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बॉम्बेक्स मोरी का वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आंसर सही होगा डी, कोई नहीं। आपको बता दें कि बॉम्बेक्स मोरी को सामान्य रूप से सिल्क वर्म कहा जाता है या सिल्क मॉथ कहा जाता है, एक प्रकार का मॉथ होता है और इसका वर्ग कीट है, यानी ये कीट वर्ग का होता है और ऑर्डर या क्रम कह लीजिए लेपिडोप्टेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच की कोलेट्रल ग्रंथियों का कार्य है। कॉकरोच की कोलेट्रल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, कोकून निर्माण। कॉकरोच की जो कोलेट्रल ग्रंथियां होती हैं ये कोकून का निर्माण करती हैं।
आपको बताते चलें कि निषेचन के बाद इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से निषेचित अंडे के चारों तरफ एक खोल बन जाता है। यानी जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद इन ग्रंथियों से एक पदार्थ स्रावित होता है जिससे निषेचित अंडे के चारों तरफ एक खोल बन जाता है और उसी संरचना को कोकून कहा जाता है या ऊथिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है। शहद की जो मक्खी होती है उसमें वैगल नृत्य का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, संदेश पहुंचाने का कार्य होता है। संदेश पहुंचाने का। आपको बताते चलें कि शहद की मक्खी को अंग्रेजी में हनी बी कहा जाता है। शहद की मक्खियों का नृत्य उनकी भाषा होती है जिसके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती हैं और ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। यदि स्रोत नजदीक है तो गोलाकार नृत्य होता है, राउंड डांस अगर हुआ तो स्रोत नजदीक है, और यदि दूर है तो वैगल नृत्य होता है या दुम अभिदोलन नृत्य होता है, यानी कि टेल वैगिंग डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, मधुमक्खी की। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है। विशेष प्रकार के नाच का क्या उद्देश्य होता है? टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन से होगा बी, भोजन के स्रोत की सूचना देना विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क वर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया है। सिल्क वर्म के जो कोकून निर्माण हो जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, स्टिफलिंग। स्टिफलिंग कहा जाता है। आपको बताते चलें कि सिल्क वर्म में कोकून निर्माण के बाद कोकून को गर्म जल या ओवन में रखा जाता है और जिसके अंदर का प्यूपा मर जाता है। जब गर्म जल में रखते हैं तो क्या होता है, जो प्यूपा होता है वो मर जाता है और इस प्रक्रिया को ही स्टिफलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था कि घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। आंसर सही होगा सी, मैगॉट। मैगॉट घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है या ग्रब भी कहा जाता है, ग्रब। और यह सफेद मुलायम सिलेंडर के आकार का होता है, पाद विहीन होता है, यानी पाद इसमें नहीं होते हैं, इसमें सिर का भाग भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से एक के लिए यह परिभाषा सही नहीं बैठती है। यानी इनमें से कोई एक ऐसा जंतु है, कीट है, जिसमें ये नहीं होता है कि 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद जो बताया गया है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा सी, मच्छर। यानी मच्छर इसमें सही नहीं बैठता है क्योंकि मच्छर में 3 जोड़ी वक्षीय पाद तो होते हैं लेकिन पंख केवल एक ही जोड़ी होती हैं, जबकि प्रश्न में कहा गया कि 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद। तो मच्छर में वक्षीय पाद 3 जोड़ी हो गए लेकिन पंख केवल 1 जोड़ी होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें सही होगा सी वाला, मच्छर। घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए कि घोंघे के गतिशील वाले शुक्राणु इसमें कौन से हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया और इसके बाद टीजीटी में 2013 में पूछा गया। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि पीजीटी और टीजीटी में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो घुमा घुमाकर एक दूसरे में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, यूपाइरीन। घोंघे के गतिशील शुक्राणु यूपाइरीन कहलाते हैं। आपको बता दें कि पाइला यानी घोंघा, इसमें 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है या इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं कह लीजिए। पहला यूपाइरीन और दूसरा ओलिगोपाइरीन। जो यूपाइरीन होता है ये छोटे होते हैं, धागे नुमा होते हैं, पुच्छ युक्त होते हैं और गतिशील होते हैं। सबसे मेन चीज, ये गतिशील होते हैं, निषेचन योग्य होते हैं जो यूपाइरीन होते हैं। और जो ओलिगोपाइरीन होते हैं ये बड़े तंतुनुमा होते हैं, पुच्छ युक्त ये भी होते हैं लेकिन ये बड़े होते हैं, उसमें वो छोटे होते थे।
ये अगतिशील होते हैं, यानी नॉन मोटाइल होते हैं, गति नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं और निषेचन के योग्य भी नहीं होते, जबकि जो यूपायरिन है निषेचन के योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं किसमें? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पाइला होता है इसमें दो प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, यूपायरिन, ऑलिगोपायरिन। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? पाइला में ऑलिगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइला में वायु श्वसन होता है किसमें या किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइला में वायु श्वसन होता है, आंसर सही होगा पहला, फुफ्फुसीय कोश में। आपको बता दें कि पाइला अथवा इसी को घोंघा कहा जाता है, ये एक मोलस्क है। यह जल और थल यानी जल और भूमि दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है और जल में गिल के द्वारा श्वसन करता है, जबकि अगर भूमि पर होता है तो फुफ्फुसीय कोश के द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड्यूला है, रेड्यूला क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला, पाचन अंग पाइला का, यानी रेड्यूला क्या है? पाइला अथवा घोंघा का पाचन अंग होता है रेड्यूला। आपको बता दें कि रेड्यूला मोलस्का संघ के बहुत से जंतुओं जैसे पाइला आदि में पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो भोजन को चबाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का में श्वसन वर्णक होता है, श्वसन वर्णक का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, हीमोसाइनिन। मोलस्का में श्वसन वर्णक क्या होगा? हीमोसाइनिन होता है, जो इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। मोलस्का के रुधिर प्लाज्मा में ये घुला रहता है और रुधिर को नीला रंग प्रदान करता है। ये भी याद रखिए, रुधिर का नीला रंग किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। और किसमें, किस अंग में? तो मोलस्का में। और आपको बता दें कि श्वसन वर्णक का कार्य श्वसन क्रिया के दौरान गैसीय परिवहन करना है, गैसीय परिवहन करना है, गैसों को लाना और ले जाना होता है। और हीमोसाइनिन O2 को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन ऑफ बोजानस है, आर्गन ऑफ बोजानस है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा? आंसर सही होगा बी, मोलस्का में उत्सर्जी अंग होते हैं आर्गन ऑफ बोजानस। आपको बता दें कि आर्गन ऑफ बोजानस कुछ मोलस्क जैसे स्वच्छ जलीय जो घोंघे होते हैं, ये इनमें पाए जाते हैं और वृक्क की तरह से उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जैसे वृक्क उत्सर्जन का कार्य करते हैं, जो किडनी होती हैं उत्सर्जन का कार्य करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है, ऐसी कौन सी भारतीय प्रजाति है इनमें से जो मोती उत्पन्न करती है? ये क्वेश्चन पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 बार अब तक की पूछा गया, 2005 में, फिर 2010 में और फिर 2013 में। लगातार कुछ कुछ सालों के बाद ही क्वेश्चन आता रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति का नाम बताना है। आंसर सही होगा डी, पिंकटेडा बुल्गेरिस। पिंकटेडा बुल्गेरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। आपको बता दें कि इसे सामान्यतः पर्ल ओयस्टर कहा जाता है। सामान्य रूप से इसका नाम क्या है? पर्ल ओयस्टर। और ये मोलस्क संघ के जीव होते हैं। पिंकटेडा बुल्गेरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है, जिसे भारतीय पर्ल ओयस्टर भी कहते हैं, भारतीय पर्ल ओयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंकटेडा बुल्गेरिस है, देखिए उसी के ऊपर क्वेश्चन फिर से पूछा गया 2011 में भी। तो पिंकटेडा बुल्गेरिस क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा, मोती ऑयस्टर पिंकटेडा बुल्गेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार का मोती मिलता है, उत्तम प्रकार का मोती किससे मिलता है? तो इसका ऑप्शन होगा पहला, पिंकटेडा से उत्तम प्रकार का मोती मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती की माता नाम से जाना जाता है, मोती की माता के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर सही होगा सी, नेक्रे को। नेक्रे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है
जो कुछ मोती उत्पादन करने वाले मोलस्क जैसे कौन कौन से, पिंकटेडा वुल्गेरिस को ही ले लीजिए। तो ये जो पिंकटेडा वुल्गेरिस होता है इसके चारों तरफ एक पदार्थ स्रावित होता है और वही बाद में मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्रे को ही, उसी को ही मोती की माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? रेडुला के एक पंक्ति में दांतों की संख्या बतानी है। आंसर सही होगा बी, 7 दांत होते हैं। आपको बता दें कि मोलस्का संघ के अधिकांश जंतुओं जैसे पाइला को ले लीजिए तो इसके मुख गुहा में काइटिन की बनी संरचनाएं होती हैं, उन्हें ही रेडुला कहा जाता है और ये भोजन को चबाने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा, यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा बी, मछली पर बाह्य परजीवी होता है, मछली पर बाह्य परजीवी। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा स्वतंत्र रूप से ना तो तैर सकता है ना ही भोजन ग्रहण कर सकता है। इन्हें विकसित होने के लिए या जीवित रहने के लिए कह लीजिए ताजे जल में रहने वाली मछली की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर ये बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं और उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं। ये कायांतरण के पश्चात वयस्क में रूपांतरित भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है? सर्वाधिक आदिम मोलस्क का नाम बताना है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना आदिम मोलस्क है। आपको बता दें कि नियोपिलाइना एक जीवित जीवाश्म है, लिविंग फोसाइल है और यह एनिलिडा तथा मोलस्क के बीच संयोजी कड़ी माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किनके बीच? एनिलिडा और मोलस्क के बीच। किसको माना जाता है? नियोपिलाइना को माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों समूहों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक दोनों की कहते हैं। और यह सबसे आदिम या प्राचीन मोलस्क होता है। इसके शरीर पर मेटल एवं गुंबदनुमा कवच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस संबंधित है, किस वर्ग से ऑक्टोपस संबंधित है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, सिफाइलोपोडा वर्ग से ऑक्टोपस संबंधित होता है और इसे सामान्यतः डेविल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस को सामान्य रूप से डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्धन के दौरान टार्सन होता है, परिवर्धन के दौरान टार्सन होता है बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर सही होगा ए, पाइला में परिवर्धन के दौरान टार्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफाइलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें, सिफाइलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें क्या होता है? आंसर सही होगा सी, पैर स्थित होता है सिर पर। पैर कहाँ होता है? सिर पर स्थित होता है। तो सिफाइलोपोडा मोलस्क संघ का एक वर्ग है और इन जंतुओं में जो पैर होते हैं, जो फुट होते हैं, वो सिर के चारों ओर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओइस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? जो ओइस्टर होता है इसमें मोती किसके चारों ओर बनते हैं? आंसर सही होगा डी, किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर ओइस्टर की त्वचा में धंसती है। आप लोगों को बता दें कि ओइस्टर द्वारा सबसे अच्छे प्रकार का मोती बनता है। जब कोई बाहरी वस्तु जैसे सिलिका इसकी त्वचा में खोल तथा मेटल के बीच धंस जाती है तो त्वचा द्वारा विशेष प्रकार का श्रावण इसके चारों तरफ होने लगता है और कुछ वर्षों पश्चात इससे मोती का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती श्रावण है, मोती श्रावण क्या है? मुंह का, मेटल का, वृक्क का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, मेटल का श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइला ग्लोबोसा के उपवर्ग को पहचानिए। इनमें से पाइला ग्लोबोसा के उपवर्ग को पहचानना है। आंसर सही होगा सी, प्रोसोब्रैंकिया। प्रोसोब्रैंकिया पाइला ग्लोबोसा का उपवर्ग होता है और यह मोलस्का संघ का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिडियम एक श्वसन अंग है, किसमें? टेनिडियम किसमें श्वसन अंग होते हैं? बता दें कि टेनिडियम पाइला ग्लोबोसा में श्वसन अंग होते हैं और
टेनिडियम एक प्रकार के जो श्वसन अंग हैं ये मोलस्का संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु बायोलुमिनिसेंट है? बायोलुमिनिसेंट कौन सा जंतु है? आंसर सही होगा बी, कटल फिश बायोलुमिनिसेंट है। ऐसे जंतु या जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोलुमिनिसेंट कहलाते हैं। किसे कहा जाता है बायोलुमिनिसेंट? ऐसे जीव या जंतु जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं उन्हें ही बायोलुमिनिसेंट कहा जाता है। और कैटल फिश जो होता है वो ऐसा ही जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। बताना है जल संवहन किसका लक्षण है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु हैं उनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। आपको बताते चलें कि जल संवहन तंत्र अथवा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अंग्रेजी में इसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, इसकी उपस्थिति इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण होता है। और इस तंत्र से संबंधित मैड्रीपोराइट द्वारा जल प्रवेश करता है। मैड्रीपोराइट द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है और ट्यूब फीड यानी नालपाद चलन में सहायता करते हैं या लोकोमोशन में सहायता करते हैं और इसके द्वारा भोजन ग्रहण तथा श्वसन क्रिया भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर टीजीटी 2011 में पूछा गया और जो पहला बताया था वो 2013 में आया था टीजीटी में ही। जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है बताना है। अब इसमें जंतुओं को दे रखा है, उसमें संघ दे रखा था, तो इसका आंसर होगा बी, एस्टेरियास। एस्टेरियास का लक्षण है और एस्टेरियास को तारामीन भी कहा जाता है। अर्थात एस्टेरियास या तारामीन संघ इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है या जंतु है जो केवल समुद्री जल में पाया जाता है और इनमें गमन के लिए नालपादों का मतलब ट्यूब फीड्स से संबंधित एक जल संवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें मैड्रीपोराइट से होकर समुद्री जल बहता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? ऐसे जंतु का नाम बताना है जो सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें से जो पहला ऑप्शन है समुद्री पेन, ये सिलेंट्रेटा संघ का है। दूसरा ऑप्शन है समुद्री फेदर, ये भी सिलेंट्रेटा संघ का है। और जो चौथा ऑप्शन है समुद्री पंखा, ये भी सिलेंट्रेटा संघ का है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है समुद्री कुकम्बर, ये सिलेंट्रेटा संघ से सम्मिलित नहीं है, वो संघ का नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, समुद्री कुकम्बर। ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया था। आपको बताते चलें कि समुद्री कुकम्बर संघ इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। किस संघ का है? इकाइनोडर्मेटा का है और इसका वैज्ञानिक नाम होलोथूरिया है। वैज्ञानिक नाम क्या है? होलोथूरिया है। अगर यहाँ पर होलोथूरिया लिखा होता तब भी आप यही लगाते। और जो विकल्प शेष दिए गए हैं वो सभी सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी कौन है? देखिए क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी कुकम्बर इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। इकाइनोडर्मेटा के लक्षण को बताना है, कौन सा लक्षण है? तो आंसर सही होगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी जल संवहन तंत्र भी लक्षण होता है इकाइनोडर्मेटा का और हीमल तंत्र भी, ये भी लक्षण है इकाइनोडर्मेटा का। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताते चलें कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में जल संवहन तंत्र, हीमल तंत्र और
पेरीहीमल तंत्र विशिष्ट लक्षण होते हैं ये, और इन तंत्रों का निर्माण इनकी वास्तविक सीलोम गुहा से होता है। ये तंत्र कहाँ से बनते हैं? इनकी वास्तविक सीलोम गुहा से बनते हैं। और हीमल तथा पेरीहीमल तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करते हैं। और जो जल संवाहन तंत्र है ये चलन या लोकोमोशन, भोजन पकड़ने और श्वसन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय सममित दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा सी, एस्टेरियस। एस्टेरियस को तारामीन भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। और संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है। और संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति होती है, लेकिन वयस्क अवस्था में अरीय या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग वाइवाल्विया को फिर खाली स्थान है भी कहते हैं, यानी वाइवाल्विया को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसका क्या है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, पैलिसिपोडा। पैलिसिपोडा भी वाइवाल्विया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का प्राथमिक पोषक है भेड़, कुत्ता, मनुष्य, सुअर। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर बताना है कि इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का प्राथमिक पोषक क्या है? आंसर सही होगा बी, कुत्ता प्राथमिक पोषक होता है। और आपको बता दें कि इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस एक परजीवी जंतु है। कैसा है? परजीवी जंतु है। और यह कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों आदि की आंत में परजीवी के रूप में रहता है, और जो कि इनका प्राथमिक पोषक होता है, यानी होस्ट क्या है? प्राथमिक होता है। कभी कभी मनुष्य भी इनका पोषक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, चबाने के लिए, यानी चबाने से संबंधित है। आपको बताते चलें कि अरस्तु की लालटेन संघ इकाइनोडर्मेटा के वर्ग इकाइनाडिया के जंतुओं, कौन कौन से जंतुओं? जैसे समुद्री जो अर्चिन होता है जिसको इकाइनस बोला जाता है, इसमें पाई जाती है। और वास्तव में ये होता क्या है? तो ये चबाने का अंग होता है, और ये चलने में भी सहायता करता है। चबाने का अंग है, चलने में भी सहायता करता है। और इसका आकार ग्रीक के प्राचीन समुद्री जहाजों की लालटेन से मिलता है। ये आकार में कैसे है? जो ग्रीक के समुद्री प्राचीन जहाज थे उसकी लालटेन से मिलता है, इसीलिए इसे लालटेन भी कहा जाता है, यानी अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु लालटेन पाया जाता है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर टीजीटी 2009 में पूछा गया, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, किस में पाई जाती है? ऑप्शन सही होगा बी, इकाइनाडिया में पाई जाती है, इकाइनाडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की लालटेन किस वर्ग का लक्षण है? ये बताना है किस वर्ग का लक्षण है। तो ऑप्शन सही होगा पहला, इकाइनाइडिया। कई बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा गया है, तो क्या होगा इसमें आंसर? इकाइनाइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा मछली का श्वसन अंग है। सितारा मछली का श्वसन अंग बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, पैपुली। सितारा मछली का श्वसन अंग पैपुली होता है। आपको बता दें कि सितारा मछली तारा के आकार की होती है, इसीलिए इसे सितारा मछली कहा जाता है। और इसका जो शरीर होता है उसमें डिस्क और 5 भुजाएं होती हैं जो कड़े प्लेट से ढकी रहती हैं, और इनके ऊपरी सतह पर जो भुजाएं होती हैं कांटेदार संरचनाएं निकली रहती हैं, और उसके बीच में त्वचीय ब्रैंकी तथा पैपुली उपस्थित होते हैं। और आपको बता दें कि ये श्वसन और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जो पैपुली होते हैं ये श्वसन का कार्य करते हैं और उत्सर्जन का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीमार्फोसिस का तात्पर्य है। एपीमार्फोसिस का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सही होगा बी, किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना।
एपोमार्फोसिस कहलाता है। और ये किस में हो सकता है? जैसे तारामीन में है, कोई भुजा कट जाती है तो फिर से उग आती है, फिर से बन जाती है, उसे ही एपोमार्फोसिस कहा जाता है। ऐसे ही अमीबा में होता है, ऐसे ही हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था है? इसमें से कौन इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था है बताना है। ऑप्शन सही होगा पहला डालियोलेरिया। डालियोलेरिया इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था है। और आपको बता दें कि कितनी लार्वा अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। बाइपिनेरिया या इसी को ब्रैकियोलोरिया भी कहा जाता है। दूसरा है आफियोप्ल्यूटस है, और प्ल्यूटस है, इकाइनोप्ल्यूटस है, डालियोलेरिया है, आरिकुलेरिया है। ये सब क्या हैं? ये विभिन्न प्रकार की लार्वा अवस्थाएं होती हैं। किसकी? संघ इकाइनोडर्मेटा वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाए जाते हैं। मीसोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल किस में पाए जाते हैं? आंसर होगा पहला रेत डालर में। बता दें कि इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय, और इनका शारीरिक संगठन अंगीय स्तर होता है, ऑर्गन लेवल का होता है। इनमें मीसोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आप देखें तो रेत डॉलर जो होता है सैंड डॉलर में होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्म के प्लूटस लार्वा का लक्षण है। इकाइनोडर्म के प्लूटस लार्वा का लक्षण बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्टार फिश की लार्वा अवस्था नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था लार्वा अवस्था है जो स्टार फिश की नहीं है? तो पहला ऑप्शन सही होगा प्लेनुला स्टार फिश की लार्वा अवस्था नहीं है। आपको बता दें कि प्लेनुला जो है ये लार्वा अवस्था मुख्य रूप से निडेरिया संघ के प्राणियों में पाई जाती है। निडेरिया संघ